सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। ये सवाल मंगल पांडे ने नाना साहब पेशवा को पूछा, तो नाना साहब पेशवा ने मंगल पांडे को कहा कि हम लोग ब्राह्मणों के आजादी के लिए लड़ रहे हैं, ये बात हमें लोगों को बताना नहीं है, मगर ये याद रखना होगा कि हम लोगों को, दूसरे लोगों को ये बताना नहीं होगा कि हम लोग ब्राह्मणों के आजादी के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि लोगों को ये बताना होगा कि हम सब लोगों के आजादी के लिए लड़ रहे हैं। मगर ये याद रखना होगा कि हम लोग सब लोगों के आजादी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम ब्राह्मणों के ही आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये ब्राह्मणों को याद रखना होगा। नाना साहब पेशवा ने मंगल पांडे को कहा, ये बात किसी और ने नहीं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन अर्थात केदारनाथ पांडे आजमगढ़ का एक ब्राह्मण था, उसने लिखा हुआ है। अब ब्राह्मण का ही लिखा हुआ है तो इसको इनकार करने का कोई कारण नहीं है, ब्राह्मणों को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। और अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो ये तथ्य सिद्ध हो जाता है कि आजादी का आंदोलन ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन था, सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था। 1885 को ब्राह्मणों ने चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, बंगाली ब्राह्मण, गोखले, तिलक, आगरकर, पूना के ब्राह्मण, इन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना करने का प्रयास किया। और स्थापना करने के बाद अंग्रेज को आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर सर ह्यूम को कांग्रेस का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। सोनिया गांधी ने 125 साल जब कांग्रेस को हुए तो सवेनियर निकाला और कहा कि एक अंग्रेज नहीं, 5 अंग्रेज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। मैं सोनिया गांधी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे ज्ञान में इजाफा किया। ये 5 अंग्रेज लोग कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, ब्राह्मणों ने बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि ब्राह्मणों ने इसलिए बनाए क्योंकि इन अंग्रेज अध्यक्षों के द्वारा वो अंग्रेजों को ये कहते थे या कहलवाते थे कि केवल अंग्रेज ही विदेशी नहीं है, हम भी विदेशी हैं। ब्राह्मण अंग्रेज जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा अंग्रेजों को कहलवाते थे कि इस देश में केवल अंग्रेज ही विदेशी नहीं है, हम भी विदेशी है। तिलक ने आर्टिक्ट होम इन द वेदास नाम का किताब लिखा और कहा हम विदेशी है। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, कहा हम विदेशी है। जवाहरलाल नेहरू ने लेटर्स टू इंदिरा गांधी नाम का किताब लिखा, कहा हम विदेशी है। इंदिरा गांधी को कहा, लिखित है, आज भी दस्तावेज है। बंगाल में केशव चंद्र सेन, विद्यासागर जो ब्राह्मणों के बहुत बड़े नेता थे, वो कहते थे हम विदेशी है। लाला लाजपत राय लंदन गए तो पत्रकारों ने, अंग्रेज पत्रकारों ने घेरा और पूछा कि आपको लंदन के धरती पर आने के बाद कैसा लग रहा है? तो कहा अपने बिछड़े हुए भाइयों के बीच में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जब अंग्रेजों का राजा कलकत्ता आया तो उसके स्वागत के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा। राजा स्टेज पर बैठा था और उसके तरफ देखकर संबोधित करके गीत गाया जा रहा था। राजा को संबोधित करके गीत गाया जा रहा था।
क्या गीत था? वो राजा बैठा था, उसको संबोधित करके गीत गाया जा रहा था। हे जन के अधिनायक, हे गण के अधिनायक, हे मन के अधिनायक, तेरी जय हो। जन गण मन अधिनायक जय हो। जन गण मन अधिनायक जय हो। और कितनी बार जय हो? जय 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 हो। एक बार नहीं, 4 बार जय हो। हमारे लोग भी बहुत सारे ये जनगण मन ऐसा तल्लीन होकर गाते रहते हैं कि उनको उसका क्या अर्थ है अभी तक पता नहीं चला। और आगे लिखा हुआ है कि हम जय क्यों कह रहे हैं? लिखा, तुम भारत के भाग्य विधाता हो। जन गण मन अधिनायक जय हो। भारत भाग्य विधाता, तुम भारत के भाग्य विधाता हो। वो जो राजा बैठा था उसको कहते तुम भारत के भाग्य विधाता हो और इसलिए तुम्हारी जय हो। रविंद्रनाथ टैगोर एक गीत लिखा, इसको ही भारत का गीत बना दिया गया। हम लोगों को अगर भविष्य में अवसर मिला तो 48 घंटे में बदल देंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। अरे कम से कम नायक का तो जय करना चाहिए था, अधिनायक का जय। क्या हम लोगों को भाषा समझ में नहीं आती? ब्राह्मणों को भी समझ में नहीं आती क्या? अधिनायक का जय जानबूझकर किया गया। गांधी जी रह गए नहीं? गांधी जी रह गए ना? चलो उसका भी बता देता। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थी, वहां भी अंग्रेजों का राज था। गांधी जी ने अंग्रेजों को लेटर लिखा, वो लेटर मेरे पास है, जिसको चाहिए मेरे को लिख लेना लेटर, जवाब कि मुझे चाहिए गांधी जी का लेटर। गांधी जी ने लिखा तो एक तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी आंदोलन चलाते थे। एक आंदोलन ऐसा था कि पोस्ट ऑफिस को 2 दरवाजे होते थे साउथ अफ्रीका में। एक दरवाजे से काले लोग जाते थे अफ्रीकन, और एक दरवाजे से अंग्रेज जाते थे। अब जिस दरवाजे से अफ्रीकन लोग जाते थे, इसी दरवाजे से जो भारतीय लोग भारत से गए थे, उन्हीं लोगों को उसी दरवाजे से जाना पड़ता था। तो गांधी जी ने आंदोलन चलाया कि अंग्रेज जिस दरवाजे से जाते हैं उस दरवाजे से भारतीय लोगों को जाने को मिलना चाहिए, नहीं तो हम काले लोग जिस दरवाजे से जाते नहीं जाएंगे, हमारे लिए तीसरा दरवाजा बनाया जाए। गांधी जी ने तीसरे दरवाजे का आंदोलन चलाया। अंग्रेजों ने अंग्रेज जिस दरवाजे से जाते थे उसको जाने के लिए अलाउ नहीं किया, कहा तुम्हारे लिए तीसरा दरवाजा बनाते, तुम तीसरे दरवाजे जाओ। तो वो तीसरा दरवाजा अभी भी गांधी जी का पीछा कर रहा है। अभी न्यूयॉर्क में गांधी जी का पुतला खड़ा किया जा रहा था, ओबामा राष्ट्रपति थे, तो वहां हमारे कुछ लोग अमेरिका में गए हैं, उन्होंने मोर्चा निकाला कि गांधी जी का पुतला खड़ा नहीं होना चाहिए। तो ओबामा के प्रशासन ने पूछा भाई क्यों? बहुत महान आदमी था, इसका पुतला क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? तो ओबामा काला आदमी है, उसको कहा अरे काले तेरे को पता है क्या है? तेरे को पता है? तो हमारे लोगों ने वो किस्सा बताया कि गांधी जी ने तुम्हारे काले लोगों के साथ पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए इनकार किया था और तीसरा दरवाजा मांगा था। तो ओबामा ने कहा हाँ ऐसा, हाँ ऐसा है, तो साला बहुत खतरनाक आदमी था, मुझे भारत के लोगों ने बताया क्यों नहीं? अरे वो बम्मन लोग क्यों बताएंगे तुमको? तो हमारे लोगों ने वो तीसरा दरवाजा ओबामा को बताया, तो वो तीसरा दरवाजा अभी भी गांधी का पीछा कर रहा है। गांधी चले गए मगर तीसरा दरवाजा अभी है। और नेल्सन मंडेला ने और साउथ अफ्रीका के लोगों ने वो तीसरा दरवाजा अभी भी बोले गांधी जी के स्मृति में इसको रिजर्व किया जाए। गांधी जी का नाम 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार देने के लिए रिकमेंड किया,
तो विरोध करने वालों ने, साउथ अफ्रीका के लोगों ने सबूत दिया कि गांधी जी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मानते थे, वो काले लोगों के साथ दरवाजे से जाना नहीं चाहते थे। इसका मतलब है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मानते थे, और दुनिया में अशांति का सबसे बड़ा कारण रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। तो गांधी जी तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर यकीन करते थे, इसलिए गांधी जी को नोबेल पारितोषिक नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे देश में टीवी और अखबार वाले कहते हैं कि वो नोबेल पारितोषिक देने वाले लोग बहुत नालायक थे, गांधी जी को 3-3 बार इतने महान आदमी को नकार दिया। मगर नकारा क्यों बोलते नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नकारा क्यों था। कि गांधी जी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर यकीन करते थे। वही गांधी जी 1914 को जब भारत में आए तो क्या उनका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर यकीन करना बंद हो गया? बिल्कुल नहीं। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर यकीन करते थे। वही गांधी जी 1914 को जब भारत में आए तो क्या उनका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर यकीन करना बंद हो गया? बिल्कुल नहीं। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंग्रेजों को लेटर लिखा, और लेटर में लिखा कि आप और हम एक ही स्टॉक के लोग हैं, आपको पैदा करने वाली धातु हमको पैदा करने वाली धातु एक है। वो लेटर मेरे पास में है, गांधी जी का लेटर मेरे पास में है, अगर किसी को चाहिए तो मेरे से ले लेना। साथियों, मैं ये बातें इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि गांधी जी आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े सुरमा थे। हमको बताया जाता ना कि सबसे बड़े सुरमा, सुरमा भोपाली नहीं तो आप लोग गलत मीनिंग निकालोगे। सुरमा भोपाली जो शोले में होता ना, शोले में वो नहीं, सुरमा, सुरमा का मतलब होता है सरदार, उर्दू का शब्द है, बराबर है डॉक्टर साहब। ये सुरमा भोपाली नहीं था, सुरमा था। और आजादी के आंदोलन का सुरमा जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर यकीन करता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर विश्वास करता था। इसका मतलब है कि ऐसा आदमी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर यकीन करता है वो किसी आजादी के आंदोलन का और सभी लोगों के आजादी के आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकता है। साथियों, 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई, और हमको इतिहास पढ़ाया जाता है कि 1885 के आजादी का आंदोलन शुरू हुआ। मगर आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी कि 1929 को 44 साल बाद कांग्रेस ने आजादी का प्रस्ताव पारित किया। अगर आजादी का आंदोलन 1885 को शुरू हुआ था तो 1885 को आजादी के आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित क्यों नहीं किया? और 44 साल बाद कांग्रेस ने आजादी का प्रस्ताव क्यों पारित किया? 44 साल क्यों लगाए? तो 43 ईयर कांग्रेस के जो नेता थे, गांधी जी थे, ब्राह्मण थे, वो अंग्रेजों को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि तुम विदेशी हो, हम भी विदेशी है, तुम देश का शासन रहो, सम्राट रहो, राजा रहो, शासक रहो, प्रशासन में हमको अधिकार दो। शासक तुम रहो, शासक तुम रहो, राजा तुम रहो, प्रशासन में हमको अधिकार दो। दोनों मिलके, तुम और हम मिलकर की प्रजा पर राज करेंगे। 43 साल तक ब्राह्मण लोग अंग्रेजों को यह समझा रहे थे। अंग्रेजों का विश्वास नहीं बैठ रहा था, तो अंग्रेजों को उन्होंने दस्तावेज लिख कर दिया कि तुम जितने विदेशी हो उससे कम विदेशी हम नहीं है। हम लोग अगर भारत की प्रजा को गुलाम बनाए रखने में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं तो हम गद्दार नहीं हैं। जो भारत में पैदा हुआ अगर वो ऐसा करेगा तो गद्दार माना जाएगा। हम तो भारत के है ही नहीं, तो हम गद्दार कैसे? हम भारत के मूल निवासी होते तो हमारे ऊपर गद्दारी का आरोप होता। हम तो भारत के मूल निवासी है ही नहीं, तो हम देश के साथ गद्दारी करें या कुछ भी करें तो हमारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 350 साल तक मुगलों ने भारत पर राज किया। मुगलों ने 40% हिस्सेदारी ब्राह्मणों को, राजपूतों को दी थी। तो ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को बताया हमने मुगलों के विरोध में कभी कोई आजादी का आंदोलन नहीं चलाया। देख लो, इतिहास देख लो कि हमने मुगलों के विरोध में कभी कोई आजादी का आंदोलन नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि
कि मुगलों ने यहां की मूल भारतीय प्रजा को गुलाम बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों और राजपूतों को 40% हिस्सेदारी दी थी, और इस हिस्सेदारी की वजह से हमने मुगलों के विरोध में कभी कोई आजादी का आंदोलन नहीं चलाया था। अगर आप हमको भारतीय, आप और हम मिलकर, आप राजा रहो, शासक रहो, प्रशासन में हमको हिस्सेदारी दो, और अगर ऐसा आप करते हो तो आप भारत में रहो, भारत छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप और हम मिलकर भारत की प्रजा पर राज करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। ये आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य का आंदोलन जो कहा जाता है, उसके बारे में यवतमाल में, अकोला में, भूसावल में भाषण दिया। वो भाषण का ओरिजिनल टेक्स्ट मेरे पास में है। क्या भाषण दिया बाल गंगाधर तिलक ने? भाषण दिया यवतमाल, अकोला और भूसावल में, और कहा स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। तो फिर स्वराज्य का क्या अर्थ है? कहा स्वराज्य का यह अर्थ है कि हमारे प्राचीन काल में मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि राजा जब राज्य का प्रशासन चलाता था तो उस समय के लर्न ब्राह्मणों को, पढ़े लिखे ब्राह्मणों को लेकर वो प्रशासन चलाता था। आज के राजा अंग्रेज हैं। अगर आज के अंग्रेज राजा पढ़े लिखे ब्राह्मणों को लेकर प्रशासन चलाना चाहते हैं तो अंग्रेजों का राजा हमारा भी राजा होगा, अंग्रेजों का सम्राट हमारा भी सम्राट होगा। अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये भाषण बाल गंगाधर तिलक ने यवतमाल, अकोला और भूसावल में किया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इससे सिद्ध होता है कि स्वराज्य का आंदोलन आजादी का आंदोलन नहीं था। स्वराज्य का आंदोलन ब्राह्मणों को हिस्सेदारी मांगने का आंदोलन था अंग्रेजों के प्रशासन में। और इसलिए 1918 में शाहू महाराज के कहने पर बाबा साहब अम्बेडकर और भास्करराव जाधव ने, इसका भी मेरे पास दस्तावेजी प्रमाण है, जब शाहू महाराज के कहने पर भास्करराव जाधव और बाबा साहब अम्बेडकर ने विधिमंडल में रिप्रेजेंटेशन की मांग की तो बाल गंगाधर तिलक कोल्हापुर के पास में अथनी नाम का गांव है, वहां गए और वहां जाकर ऐसी तरह की कॉन्फ्रेंस की और जाहिर भाषण दिया। और जाहिर भाषण में कहा, अथनी के भाषण में बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? कहा तेली, तंबोली और कुनभटों को विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है। यानी जिसको वो कुनभट कहते थे उसको ही कुनबी लोगों का ही नामांतर होकर मराठा हो गया। इसका मतलब है कि वो मराठा लोगों को भी यही कह रहे हैं कि तेली, तंबोली और कुनभट अर्थात मराठा लोगों को विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है। और ये बात बाल गंगाधर तिलक अथनी में जाकर क्यों कह रहे थे? क्योंकि अथनी कोल्हापुर के बॉर्डर में थी। बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कोल्हापुर में जाऊंगा तो कोल्हापुर का राजा शाहू है, वो केवल राजा ही नहीं है, पहलवान भी है, पटक पटक के मारेगा। इसलिए अथनी नाम का जो गांव है वो कोल्हापुर के बॉर्डर पर था। बाल गंगाधर को मालूम था जो भास्करराव जाधव और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा उसके पीछे शाहू है, इसलिए शाहू को कहना होगा। इसलिए शाहू को आवाज देने के लिए वहां जाकर कहा कि तेली, तंबोली और कुनभटों को विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है। अगर स्वराज्य के आंदोलन में तेली, तंबोली और कुनभटों को बाल गंगाधर तिलक कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं थे, इसका मतलब है कि स्वराज्य के आंदोलन में वो हमारे लोगों को कुछ भी देने के लिए राजी नहीं थे। वो आंदोलन हमारे लोगों के स्वराज्य का आंदोलन था। कैसे कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हमारे पढ़े लिखे लोगों को यह भी बात समझ में नहीं आती है कि स्वराज्य का आंदोलन और स्वतंत्रता के आंदोलन में क्या फर्क है। मैं अनपढ़ों को यह सवाल नहीं पूछता हूं कि आपको स्वतंत्रता और स्वराज्य में फर्क समझ में आता है क्या। मैं ये सवाल अनपढ़ों को नहीं पूछता हूं, मैं ये सवाल पढ़े लिखे लोगों को पूछता हूं कि तुम लोगों को स्वतंत्रता और स्वराज्य का फर्क समझ में आता है। स्वराज्य का आंदोलन ब्राह्मणों को हिस्सेदारी मांगने का आंदोलन था और स्वतंत्रता का आंदोलन अंग्रेजों को भारत से भगाने का आंदोलन था। हमारे लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है।
साथियों, 1919 को बाल गंगाधर तिलक के विरोध की वजह से फर्स्ट इंडिया एक्ट बना और हमारे लोगों को तिलक के विरोध की वजह से विधिमंडल में रिप्रेजेंटेशन देने का अंग्रेजों ने नहीं माना। तिलक के विरोध की वजह से 1920 में तिलक का मृत्यु हुआ, गांधी जी कांग्रेस के नेता बने और 1928 को हर 10 साल बाद समीक्षा के लिए अंग्रेज कमीशन भेजते थे। जब साइमन कमीशन आया और साइमन ने हमारे लोगों को फिर से रिप्रेजेंटेशन देने की बात की तो गांधी जी ने साइमन चले जाओ आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन इतना उग्र था कि पंजाब में लाला लजपत राय के छाती पर लाठी पड़ने से लाला लजपत राय मारे गए। इसका मतलब है कि साइमन हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे विधिमंडल में और गांधी जी देना नहीं चाहते थे। गांधी जी हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार देना नहीं चाहते थे। अगर गांधी जी प्रतिनिधित्व का अधिकार देना नहीं चाहते थे तो गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन था। ये जो ब्राह्मण लोग किताबें लिखकर पढ़वाते हैं और हम लोगों को गधे बनाते हैं, हम लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है। ये झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। ये झूठे इतिहास के बारे में हमें सतर्क होने की आवश्यकता है, इसलिए बता रहा हूं। जब गांधी जी ने साइमन चले जाओ का आंदोलन चलाया तो अंग्रेजों ने पूछा, भाई गांधी जी क्यों विरोध कर रहे हो? तो कहा, आप लोगों ने साइमन पर भारतीय प्रतिनिधि नहीं लिया गया। अंग्रेजों ने कहा, गांधी जी आप बैरिस्टर हो, चाहे आप मैट्रिक बैरिस्टर बनो, मैट्रिक बैरिस्टर तो हो ना, चाहे आप मैट्रिक बैरिस्टर, गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे। बाबा साहब आंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ग्रेजुएट बैरिस्टर थे। गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे। मैट्रिक 4 बार फेल हो गए थे। मेरे पास दस्तावेज है, अगर किसी को दस्तावेज चाहिए तो मेरे से ले लेना। और ये दस्तावेज एक किताब में आईएएस आदमी ने लिखे, आईएएस, और वो आदमी ने किताब उस समय लिखा जब वो आईएएस की नौकरी में था। अगर ये दस्तावेज गलत होते तो भारत सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई की होती। वो एसके विश्वास नाम का आईएएस ऑफिसर है, पिछले साल रिटायर हो गया और 10 साल पहले किताब लिखा कि गांधी जी 4 बार मैट्रिक फेल हो गए थे। तो जब कोई आदमी 4 बार फेल होता है, तुम जानते हो 5वीं बार कैसे पास होता है? डम्मी कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा हुआ होगा। साथियों, अंग्रेजों ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी आप बैरिस्टर हो, आप जानते हो सरकारी कमीशन है, तो प्राइवेट आदमी को कैसे लिया जा सकता है? आपको इतना समझ में नहीं आता? अगर आपको मन में कोई आशंका है कि साइमन कमीशन जो रिकमेंडेशन करेगा वो एज इट इज हम लागू करेंगे, अगर आपको ऐसा आशंका है तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि साइमन कमीशन जो भी रिकमेंडेशन करेगा उसको लागू करने के पहले फिर भारतीय नेताओं की सलाह ली जाएगी, उसके बाद लागू किया जाएगा। अंग्रेजों ने जब यह आश्वासन दिया तो गांधी जी ने अपना आंदोलन पीछे लिया। आश्वासन के अनुसार अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर गांधी जी को बुलाया। गांधी जी को लगा अगर नहीं जाऊंगा तो अब गांधी जी अंग्रेज निर्णय कर लेंगे, तो इसलिए गांधी जी ने सोचा जाना होगा और टांग अड़ाना होगा। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। बाबा साहब आंबेडकर ने, भास्करराव जाधव ने और इन लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशन की मांग की थी, तो गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आंबेडकर के रिप्रेजेंटेशन का विरोध किया। अपने लोगों को पता नहीं है। गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा, रिटर्न भाषण है मेरे पास, दस्तावेज है, क्या कहा? यदि अछूतों को अलग मताधिकार दिया जाता है तो मुझे ऐसी आजादी बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि अंग्रेज मुझे आजादी देने के लिए तैयार है और उस आजादी में अछूतों को अलग मताधिकार देना चाहते हैं तो मुझे ऐसी आजादी बिल्कुल नहीं चाहिए। गांधी जी का भाषण है मेरे पास में, रिटर्न दस्तावेज है। और ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति हम लोगों को किसी किस्म का कोई अधिकार देने के लिए तैयार नहीं था, उसको हमारे लोग महात्मा कहते हैं। अरे उसके शरीर में आत्मा थी क्या? मुझे तो यही आशंका है।
महात्मा कहते हैं। साथियों, जब गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विरोध किया तो बाबा साहब आंबेडकर उठकर खड़े हुए और गांधी जी ने जितनी दलीलें दी थी सारी की सारी सप्रमाण कैसे ही गलत है साबित कर दिया। जब बाबा साहब आंबेडकर साबित कर रहे थे तो अंग्रेज लोग जो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे थे वो गांधी जी की तरफ देखते थे। गांधी जी चुपचाप सुन रहे थे। गांधी जी को समझ में आया कि अंग्रेज गांधी जी की बात मानने वाले नहीं है। गांधी जी बाहर गए, अखबार वालों को कहा, उधर कहते तो रिकॉर्ड में आ जाता, बाहर जाके कहा अखबार वालों को, यदि अंग्रेज लोग अंबेडकर की बात मान लेते हैं तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा। फिर भी अंग्रेजों ने बात नहीं माना। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ। बाबा साहब आंबेडकर को सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार दिया गया। देने के बाद गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को उपवास किया। उपवास के बाद में गांधी जी ने पूना पैक्ट बाबा साहब आंबेडकर के ऊपर थोप दिया। थोपने के बाद में जबरदस्ती हमारे लोगों के ऊपर थोप दिया। जब जबरदस्ती से थोप दिया तो यह सिद्ध होता है कि अंग्रेजों ने अधिकार दिया, गांधी जी ने छीन लिया। तो अगर गांधी जी ने छीनने के लिए उपवास किया था तो गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन था। किस आधार पर कहा जाए, किस आधार पर यकीन किया जाए, यह बात हमारे लोगों को मालूम होनी चाहिए। साथियों, ये बात अब छुपने वाली नहीं है। मैं तो सारे देश भर में डंका बजा करके सारे देश भर में बोल रहा हूं, जितना मेरे से बोलना संभव है सारे देश भर में बोल रहा हूं। हम लोगों को अगर अवसर मिला, हम लोगों को अवसर मिला तो रशिया में जैसे लेनिन का पुतला हटा दिया गया था तो राजघाट पर जेसीबी भेज देंगे। हम काहे को जाएंगे भाई, उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, जेसीबी भेज देंगे। और ये राजघाट का क्या करना है, जेसीबी का जो ड्राइवर है उसको बोलेंगे, किसी को भी नहीं बोलेंगे, तू देख ले भाई इसका क्या करना है। अवसर दुनिया में सबको मिलता है। और जब इस देश में हम बहुसंख्य लोग हैं तो हम जैसे लेनिन का पुतला हटा दिया गया था तो राजघाट पर जेसीबी भेज देंगे। हम काहे को जाएंगे भाई, उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, जेसीबी भेज देंगे। और ये राजघाट का क्या करना है, जेसीबी का जो ड्राइवर है उसको बोलेंगे, किसी को भी नहीं बोलेंगे, तू देख ले भाई इसका क्या करना है। अवसर दुनिया में सबको मिलता है। और जब इस देश में हम बहुसंख्य लोग हैं तो हमको अवसर क्यों नहीं मिलेगा। ये तो 200% यकीन है, 100% नहीं 200% यकीन है कि जब हम बहुसंख्य लोग हैं तो हमको अवसर क्यों नहीं मिलेगा। दुनिया में अब कोई भी देश ऐसा नहीं है जो गुलाम है, केवल भारत अब गुलाम रह गया है। तो इसके आजादी के लिए लड़ाई है। इसलिए ये बात साथियों मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था। भारत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए 1937 में सेकेंड इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर बोल रहा हूं, 37 में जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए चुनाव हुआ और कांग्रेस को जितने राज्यों में बहुमत मिला सारे राज्यों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण है। किसी को पता, किसी को पता नहीं। सेंट्रल प्रोविंस का मुख्यमंत्री डॉक्टर खेर नाम का ब्राह्मण था। उसने अग्निभोज नाम के एक अछूत को मंत्री बनाया। गांधी जी को मालूम हुआ कि खेर नाम के ब्राह्मण ने एक अछूत को मंत्री बनाया। गांधी जी ने सरदार पटेल को भेजा कि जाओ खेर को कहो कि अछूत को मंत्रिमंडल से निकाले। गांधी जी की चिट्ठी लेकर गांधी जी सरदार पटेल को ओरल कहा, जाओ कहो। तो खेर ने सरदार पटेल को कहा कि सरदार, गांधी जी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में निकालो। तो सरदार पटेल ने कहा क्यों नहीं कह सकते। तो खेर ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकते, गांधी जी तो प्रतिदिन ऐसा कहते हैं, प्रतिदिन हरिजन कल्याण हरिजन कल्याण हरिजन कल्याण कहते रहते हैं गांधी जी। तो गांधी जी ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं नहीं मानता। सरदार कहीं तुम अपने मन की बात तो गांधी जी का नाम लेकर नहीं कह रहे हो। खेर ने सरदार पटेल को बैरिंग लौटाया और सरदार पटेल जब वापस गए तो गांधी जी को कहा, गांधी जी वो खेर तो ऐसे कह रही है। अच्छा, गांधी जी ने लेटर निकाला, लिखा, भाई खेर
मैं प्रतिदिन हरिजन कल्याण हरिजन कल्याण हरिजन कल्याण कहते रहता हूं। ये जो तुम कह रहे थे सरदार पटेल को, सही है, मैं ऐसा कहते रहता हूं। और जब मैं कहता हूं तो मेरे कहने से हरिजन खुश हो जाते हैं, मेरे कहने से हरिजन खुश हो जाते हैं। जब मेरे कहने से ही खुश हो जाते हैं तो अमल करने की क्या जरूरत है? कितना हरामी आदमी था, कितना धोखेबाज आदमी था। जब ये चिट्ठी डॉक्टर खेर को गांधी जी ने लिखी तो खेर जो ब्राह्मण था उसने गांधी जी की बात पांव में मानने से इनकार कर दिया और अग्निभोज को मंत्रिमंडल से नहीं निकाला। जब नहीं निकाला तो गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाकर खेर को ही हटा दिया। जब खेर को हटा दिया तो खेर बहुत दुखी हो गया और गांधी जी का जो सीक्रेट करस्पॉन्डेंस था, पत्र व्यवहार था, जिसमें गांधी जी ने ऐसा कहा था, वो पत्र व्यवहार खेर जो ब्राह्मण था उसने बाबा साहब को दे दिया। देखो ये गांधी कितना शैतान आदमी है। वो कांग्रेस का ही था, वो जो खेर था वो कांग्रेस का था, कांग्रेस के ही ब्राह्मण भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने वो पत्र व्यवहार बाबा साहब आंबेडकर को दे दिया और बाबा साहब आंबेडकर के पास दस्तावेजी प्रमाण आ गया। तो इस तरह से ये सारे दस्तावेज इस बात को साथ सिद्ध करते हैं कि गांधी जी का जो आंदोलन है, ये आंदोलन ब्राह्मणों की आजादी का आंदोलन था, ये सभी लोगों की आजादी का आंदोलन नहीं था। जब पूना पैक्ट को गलत तरीके से लागू किया तो बाबा साहब आंबेडकर ने 1942 को नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया। 75,000 पुरुष और 50,000 महिलाएं वहां उपस्थित थी। विशाल उस समय 42 को तो बाबा साहब आंबेडकर ने जब एक रेजोल्यूशन पास किया तो 19 जुलाई 1942 को अंग्रेजों ने बाबा साहब आंबेडकर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेबर मिनिस्टर लिया और लेबर मिनिस्ट्री के साथ सिंचाई, बिजली और सीपीडब्ल्यूडी 4 कैबिनेट मंत्रालय का कार्यभार दिया। गांधी जी को मालूम हो गया। गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को यानी 20 दिन के बाद, ज्यादा समय नहीं लगाया, 3 हफ्ते का समय लगाया। गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया। प्लानिंग ये था, गांधी जी ने सोचा कि यदि अंग्रेज भारत में ही रहेंगे तो ये बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अधिकार देते रहेंगे, इसलिए हम लोगों को अंग्रेजों को भगाना होगा। अगर हम अंग्रेजों को भगा देते हैं तो अंग्रेजों की सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ जाएगी। अगर कांग्रेस के हाथ में सत्ता आ जाती है तो पिछड़े वर्ग के पिछवाड़े पर लात मारने का अधिकार कांग्रेस के पास आ जाएगा। गांधी जी ने सोचा। फिर गांधी जी ने और एक बात सोची कि यदि मैं ये आंदोलन अहिंसा के तरीके से चलाता हूं तो अंग्रेजों के नाक पर बैठी हुई मक्खी भी उड़ने वाली नहीं है, इसलिए मुझे हिंसा का सहारा लेना होगा। गांधी जी ने सोचा मुझे हिंसा का सहारा लेना होगा और गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को हिंसा करने का आदेश दिया और कहा डू और डाई, करो या मरो। आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि गांधी जी ने अहिंसा से आजादी दिलाई, झूठ, सबसे बड़ा झूठ, 200% झूठ। आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल और तूने ढाल नहीं उठाई, तलवार नहीं उठाई और फिर हमको आजादी दिलाई। झूठ है। गांधी ने 9 अगस्त 1942 को हिंसा करने का आदेश दिया और कहा डू और डाई, करो और मरो। राष्ट्रव्यापी हिंसा हुई। अब कितनी हिंसा हुई? 11 लाख, लगभग 11 लाख अंग्रेज भारत में थे। अंग्रेजों की जान खतरे में पड़ गई। अंग्रेजी अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार किया और चर्चिल प्रधानमंत्री था, रिपोर्ट भेजा, कहा कि जितना रेवेन्यू मिलता है सारा का सारा रेवेन्यू अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर खर्चा कर दिया जाए तो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना संभव नहीं है। यदि इंग्लैंड से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए
भारत में पैसा लाया जाए तो फिर तो भारत में अंग्रेजों को रहने का ही औचित्य नहीं है, अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। ये रिपोर्ट जब चर्चिल को भेजा, चर्चिल को गंभीरता का एहसास हुआ, उसने आजादी पर वार्ता करने के लिए हामी भरी 43 को क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन फेल हो गया। 44 में गांधी जी ने लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल को लेटर लिखा और कहा कि आप हमको आजादी देने की बात कर रहे थे, क्या हुआ? लॉर्ड वेवेल ने गांधी जी के लेटर का रिटर्न जवाब दिया, कहा कि हम लोग अभी भी आजादी देने के लिए तैयार है, हमारी 2 शर्तें, अनुसूचित जाति जनजाति और माइनॉरिटी। क्या आप माइनॉरिटी को और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार हैं, संवैधानिक सुरक्षा कवच देने के लिए तैयार हैं? गांधी जी ने लिखित जवाब दिया, कहा बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कोई संवैधानिक सुरक्षा कवच देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। जब ये पत्र लॉर्ड वेवेल को मिला तो लॉर्ड वेवेल ने वो सारा पत्र व्यवहार अखबार वालों को दे दिया। सारा का सारा पत्र व्यवहार जब अखबार वालों को दिया तो ये सारे देशवासी के लोगों को मालूम हो गया कि गांधी जी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को और माइनॉरिटी में मुसलमान जो सबसे ज्यादा जागृत है उनको मालूम हो गया कि ये हमको कुछ भी देना नहीं चाहता है। गांधी जी ने जब ये लेटर लिखा तो वो सारा पत्र व्यवहार जब अखबार में छप गया तो गांधी जी के कमर के ऊपर कपड़ा नहीं होता था और घुटने के नीचे कपड़ा नहीं होता था, ये थोड़ा सा इतना हिस्सा ही कपड़ा होता था। जब ये पत्र व्यवहार पब्लिश हो गया तो गांधी का वो हिस्सा भी नंगा हो गया और दुनिया वालों को मालूम हो गया कि गांधी किसी को कुछ देना नहीं चाहता है। दस्तावेजी प्रमाण की बात बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मेरे पास में, ये सारी बात हो गई। बाद में क्या हुआ, जब पत्र व्यवहार लॉर्ड वेवेल ने गुप्त पत्र व्यवहार घोषित किया तो गांधी जी ने गुस्से से एक लेटर लिखा, लॉर्ड वेवेल को गुस्से से लिखा और कहा, मैं भविष्य में आपके साथ अब पत्र व्यवहार से बात नहीं करूंगा, जो भी करना है ओरल में करूंगा, ताकि उसका कोई दस्तावेजी प्रमाण ना रहे, मगर बदमाशी चालू रखूंगा, बदमाशी नहीं छोड़ूंगा। साथियों, ये बात में यह सारा कोई काल्पनिक इतिहास नहीं है, हमारे लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। और इस तरह से ये सारी धोखाधड़ी होती रही। 2 सितंबर 1942 को इंटरिम गवर्नमेंट का मंत्रिमंडल बनाया गया, जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाया गया और उस मंत्रिमंडल में गांधी ने वेटो पावर का इस्तेमाल किया और कहा बाबा साहब आंबेडकर को मंत्रिमंडल में किसी भी स्थिति में ना लिया जाए। नहीं लिया गया और बाबा साहब आंबेडकर की जगह बाबू जगजीवन राम को लिया गया, जो उनके हां में हां मिलाने का काम करते थे। और इस तरह से संविधान सभा का चुनाव हुआ। गांधी और कांग्रेस ने घोषित किया कि डॉक्टर आंबेडकर को संविधान सभा में दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद है। बाबा साहब आंबेडकर बंगाल गए। बंगाल में उस समय मुख्यमंत्री फजलुल हक, प्रजा कृषक पार्टी के व्यक्ति मुस्लिम फजलुल हक मुख्यमंत्री थे और उनके मंत्रिमंडल में बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल छुल्कास फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष और मलिक मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर थे। बाबा साहब आंबेडकर बंगाल गए और बंगाल जाकर वहां से चुनाव लड़ा और वहां से चुनकर गए बाबा साहब आंबेडकर संविधान सभा में। जब बाबा साहब आंबेडकर संविधान सभा में चुनकर गए तो गांधी जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पाकिस्तान बनाने की योजना बनाई और पाकिस्तान बनाने की योजना को जब उन्होंने 15 जून 1947 को रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन पास करने के बाद में 14 अगस्त 1946 को 47 को पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बाद में बाबा साहब आंबेडकर जिस एरिया से चुनकर आए थे वो एरिया पाकिस्तान को दे दिया। अब जब भारत का विभाजन हुआ तो संविधान सभा का भी विभाजन हो गया। एक संविधान सभा भारत में, एक संविधान सभा पाकिस्तान में। और जिस इलाके से बाबा साहब आंबेडकर चुनकर आए थे गांधी ने वो इलाका पाकिस्तान को दे दिया। तो बाबा साहब आंबेडकर की सदस्यता पाकिस्तान के संविधान सभा में चली गई। गांधी ने शैतानी करके प्लान बनाया कि यदि आंबेडकर पाकिस्तान चले जाते हैं तो सरदर्दी खत्म हो जाएगी, अगर नहीं जाते हैं तो सदस्यता रहेगी पाकिस्तान में और आंबेडकर रहेगा भारत में तो सदस्यता हो जाएगी खत्म। ये जो शैतानी दिमाग जो है गांधी का, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। अभी मैं किताब लिख रहा हूं, उस किताब में भारत का विभाजन करने का षड्यंत्र गांधी और ब्राह्मणों ने कैसे किया, सारे दस्तावेजी प्रमाण मेरे पास में है।
वो किताब में ला रहा हूं। कांग्रेस और ब्राह्मणों ने भारत का विभाजन किया ताकि भारत पर बचे हुए भारत पर कब्जा किया जा सके। बैरिस्टर मोहम्मद अली जीना ने गांधी और नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा और कहा हमारी संख्या 27% है, हमारा राष्ट्रीय महत्व ध्यान में रखकर हमको 33% रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। गांधी जी ने इस पर विचार किया, नेहरू ने इस पर विचार किया, ब्राह्मणों ने इस पर विचार किया और सोचा अगर 33% मुसलमानों को दे दिया जाता है तो 22.5% एससी और एसटी को देना होगा। 33 और 22.5 55। अगर 55.5% रिप्रेजेंटेशन चला जाता है तो 44.5% बचता है कांग्रेस के लिए। अगर आजाद भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव होता है तो सीटें कांग्रेस के लिए बचेगी 44.5%। अगर 100% सीटें भी कांग्रेस जीत जाती है, जिसकी संभावना हमेशा नहीं होती है, तो भी 44.5% ही सीटें आएगी। अगर 22.5% एससी एसटी को और 33% मुसलमानों को मिल जाती है और मुसलमान और एससी और एसटी के लोग मिलकर अगर 55% सीटें ले लेते हैं तो केंद्र की सत्ता पर इन लोगों का ज्वाइंट कब्जा होगा और ब्राह्मणों और बनिया का कब्जा नहीं होगा। जब गांधी जी और नेहरू और ब्राह्मणों ने सोचा इससे तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, ये भारत हमारा नहीं है, ये भूमि हमारी नहीं है, अगर इस भूमि के टुकड़े कर दिए जाए और टुकड़े करने से बचे हुए टुकड़े पर अगर भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा अगर संभव है तो भारत के टुकड़े करना ही जरूरी है, क्योंकि भारत हमारी मातृभूमि है नहीं। केंद्र की सत्ता पर इन लोगों का ज्वाइंट कब्जा होगा और ब्राह्मणों और बनिया का कब्जा नहीं होगा। जब गांधी जी और नेहरू और ब्राह्मणों ने सोचा इससे तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, ये भारत हमारा नहीं है, ये भूमि हमारी नहीं है, अगर इस भूमि के टुकड़े कर दिए जाए और टुकड़े करने से बचे हुए टुकड़े पर अगर भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा अगर संभव है तो भारत के टुकड़े करना ही जरूरी है, क्योंकि भारत हमारी मातृभूमि है नहीं, इसलिए इसके टुकड़े करने से हमको दुख होने का कारण नहीं। 15 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति ने गांधी जी के उपस्थिति में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। मुस्लिम लीग और मुसलमान पाकिस्तान चले गए। बाद में गांधी और कांग्रेस ने मुसलमानों को बदनाम किया। पाकिस्तान बनाने का षड्यंत्र गांधी और ब्राह्मणों ने किया, बदनाम मुसलमानों को किया, ताकि हम लोगों को ये वास्तविक इतिहास मालूम ना हो। साथियों, बाद में एक और महत्वपूर्ण बात है, अंग्रेजों का जो प्रस्ताव है गांधी जी ने शर्त के साथ स्वीकार किया कि यदि अंग्रेज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आजाद भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट लागू नहीं करते हैं और सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देते हैं, इस शर्त के साथ अगर नहीं देते हैं तो हम भारत के टुकड़े करने की आपकी योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार है। गांधी ने यह शर्त रखी अंग्रेजों के सामने और इस शर्त के अंतर्गत कि अंग्रेज अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आजाद भारत में अधिकार नहीं देंगे, इस शर्त के साथ गांधी ने पाकिस्तान का रिजोल्यूशन मंजूर किया और इस वजह से आजाद भारत में हम लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए थे उसका बलि देने का काम गांधी ने किया। जब यह बात बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हंगामा किया और ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए अवरोध खड़ा किया और इस अवरोध खड़ा करने की वजह से मजबूर होकर गांधी और कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना पड़ा। इसके अंतर्गत बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस संविधान में हमारे लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ अधिकार दिए। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद 1952 में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा मेरे पास है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट का दस्तावेजी प्रमाण मेरे पास में है, दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर बोल रहा हूं। और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाने के बाद अनुसूचित जाति जनजाति का जो रिजर्व सीट थी 22.5% लोगों के मदद से, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर दलाल और बड़े मानते थे, उन लोगों की मदद से जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। ब्राह्मणों का कब्जा करवाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे कानून बनाए।
विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा, चारों मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा, मिलिट्री पर ब्राह्मणों का कब्जा, गवर्नर पर ब्राह्मणों का कब्जा, वाइस चांसलर पर ब्राह्मणों का कब्जा, सिलेबस पर ब्राह्मणों का कब्जा, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन और मेडिकल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन, पीएचडी एजुकेशन, सारे एजुकेशन पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। एंड एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अगर 80% प्रशासन में ब्राह्मण प्रथम श्रेणी के अधिकारी है तो स्वाभाविक है कि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनेंगे। इस तरह से सारी की सारी सत्ता पर ब्राह्मणों ने नियंत्रण स्थापित किया। आज के सरकारी आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूं, सारे दस्तावेजी प्रमाण मेरे पास में है। और अगर मेरे खिलाफ कोई ब्राह्मण कोर्ट में गया तो मैं उसका स्वागत करता हूं, जज के मुंह पर फेंक के मारूंगा डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। ये सारे दस्तावेज मेरे पास में है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसका मतलब यह है, मैं एक मौलिक बात आपको बताना चाहता हूं जो वो बहुत भयानक है। वो मौलिक बात क्या है? कोई भी कब्जा जायज तरीके से संभव नहीं है। अगर ब्राह्मणों ने आजाद भारत पर सारी की सारी सत्ता पर अगर कब्जा किया तो कोई भी कब्जा जायज तरीके से संभव नहीं है। इसका मतलब है ब्राह्मणों ने संविधान के विरोध में जाकर नाजायज कब्जा किया। और अगर ये नाजायज कब्जा उन्होंने किया तो निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि संविधान हमारे समर्थन में है, व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई वो हमारे विरोध में, और व्यवस्था ब्राह्मणों ने संविधान के विरोध में जाकर बनाई। इस तरह से सारी की सारी सत्ता पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। सारी की सारी सत्ता पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अगर सारी सत्ता पर ब्राह्मणों का कब्जा है, सारी की सारी सत्ता पर अगर ब्राह्मणों का कब्जा है तो देखो लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है। हमारे लोगों को पता है नहीं क्या है लोकतंत्र का सिद्धांत। पहले राजाशाही हुआ करती थी। राजाशाही में सारे अधिकार राजा के पास होते थे, एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार होते थे। प्रशासन के अधिकार उसके पास, न्याय के अधिकार उसके पास, इतिहास कैसे लिखना है वो अधिकार भी उसके ही पास, सारा का सारा अधिकार राजा के पास होता था। जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र ने सिद्धांत बनाया कि राजा के पास एक आदमी के पास अधिकार नियंत्रित होते थे, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करो। लोकतंत्र का सिद्धांत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पर खड़ा है। विधायिका कानून बनाने वाली शक्ति अलग, कानून पर अमल करने वाली शक्ति अलग, न्यायपालिका अलग, मीडिया अलग। ये जो सत्ता का विभाजन का जो सिद्धांत है, लोकतंत्र का सिद्धांत सत्ता के विभाजन का सिद्धांत है। मगर भारत में सारी सत्ता पर नियंत्रण ब्राह्मणों का है। अगर सारी की सारी सत्ता पर नियंत्रण ब्राह्मणों का है तो ब्राह्मण जब भ्रष्टाचार करता है तो कैसे सोचता है? सरकार में मेरे लोग हैं, न्यायपालिका में भी मेरे लोग हैं, आईएएस में भी मेरे लोग हैं, पुलिस में भी मेरे लोग हैं, मेरा कौन टेढ़ा करने वाला है? बराबर है? वो ऐसा सोचता है कि मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूं, मेरा कौन बिगाड़ने वाला है? भाई मेरे जाति के ही लोग हर जगह है तो मेरा कौन बिगाड़ने वाला है? ये जो सारे के सारे सत्ता पर ब्राह्मणों का जो नियंत्रण है, इस नियंत्रण ने अनियंत्रित नियंत्रण, ये भी नियंत्रण कैसे है? अनियंत्रित नियंत्रण। रूलिंग में कांग्रेस, अपोजिशन में बीजेपी, थर्ड अपोजिशन में कांग्रेस, कांग्रेस ओरिजिनल ब्राह्मणों की, बीजेपी दूसरे नंबर का ब्राह्मण, तीसरे नंबर का कम्युनिस्ट, चौथे नंबर ममता बनर्जी। सारा का सारा ही उनका कब्जा है। 366 सीटों पर कब्जा है। 362 सीटों पर कब्जा होने से कोई भी कानून पार्लियामेंट में पास कर सकते हैं। 366 है, 4 सीटें ज्यादा है। सारा का सारा उनका कब्जा है, सारी सत्ता पर उनका कब्जा है। और इस तरह से अनियंत्रित सत्ता उनके नियंत्रण में है। विरोधी पार्टी भी उनकी। विरोधी पार्टी सरकार पर अंकुश रखने के लिए होती है, और विरोधी पार्टी रूलिंग में ब्राह्मण हो और अपोजिशन में ब्राह्मण हो तो एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को विरोध कैसे करेगा?
विरोध भी नहीं, अंकुश भी नहीं। काशीराम जी कहा करते थे एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। अब सांपनाथ और नागनाथ साले भाई भाई है। एक मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं एक सीताराम है, एक राजा राम है। एक सीताराम है, एक राजा राम है। यानी सीताराम को हटाना है तो राजा राम को लाना पड़ता है हम लोगों को। अब सीताराम को हटाओ तो राजा राम को लाओ, राजा राम को हटाओ तो सीताराम को लाओ। साले हमारे पास सीताराम राजा राम सीताराम राजा राम का भजन गाने के अलावा सारा कोई उपाय नहीं है। सारी की सारी सत्ता, अनियंत्रित सत्ता उनके नियंत्रण में है। वेस्टर्न कंट्री का थिंकर कहते हैं पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट। सिद्धांत है पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट। अंग्रेजी है, इसका हिंदी अनुवाद आपको बताता हूं। इसका हिंदी अनुवाद है सत्ता भ्रष्ट होती है और अनियंत्रित सत्ता अनियंत्रित भ्रष्ट होती है। ब्राह्मणों के नियंत्रण में अनियंत्रित सत्ता है और इसलिए भारत में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मूल कारण अनियंत्रित सत्ता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत भ्रष्टाचारी देश नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भारत भ्रष्टाचारी देश नहीं है, सर्वाधिक भ्रष्टाचारी देश है। भ्रष्टाचारी देश नहीं है, ये सर्वाधिक भ्रष्टाचारी देश है। क्यों? अनियंत्रित सत्ता ब्राह्मणों के नियंत्रण में है और किसी का कोई अंकुश नहीं है। ब्राह्मण पर किसी का कैसे अंकुश रह सकता है? जब कोई भक्त लोग लाइन लगाकर भगवान का दर्शन करते हैं तो ब्राह्मण जो है उनके कान में आकर कहता है 10 फीट के अंतर से करोगे 1001 रुपया लगेगा, जल्दी हो जाएगा। 5 फीट के करना चाहते हो क्या? 1501 लगेगा। डायरेक्ट भगवान को हाथ लगाना चाहते हो? 440 का करंट घुस जाएगा तुम्हारे अंदर, एकदम भगवान प्रसन्न। भगवान को हाथ लगाना चाहते हो? 2501 लगेगा। अगर भगवान को हाथ लगा के दर्शन करना, ये सारी सौदेबाजी ब्राह्मण भगवान के सामने करता है। वो भगवान इधर और इधर सौदेबाजी। ब्राह्मण भगवान के सामने सौदेबाजी करता है। जब ब्राह्मण को भगवान के सामने भ्रष्टाचार करने का डर नहीं लगता है तो ब्राह्मण किसको डरेगा? जब भगवान को नहीं डरता है तो किसको डरेगा? कोई डराने वाला है? ये ब्राह्मण भगवान को क्यों नहीं डरता? तो ब्राह्मण कहता है अरे पत्थर का था, हमने 100 ब्राह्मणों ने प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ किया, ये पत्थर में प्राण डालने का काम हम ब्राह्मणों ने किया। इसका मतलब है ये पत्थर का जो भगवान है इसमें प्राण हमने डाला तो हम बम्मन लोग, ये भगवान के बाप नहीं है क्या? हम बम्मन लोग भगवान के बाप है और ये बेटा हमको आग दिखाएगा। ये भगवान है ठीक है, मगर हम भगवान के बाप है ना। वो संस्कृत में लिखा उन्होंने कि ये पृथ्वी जो है देवताओं के अधीन है। लिखा है ये पृथ्वी देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इस तरह से ये सारी ब्राह्मणों के, ये पृथ्वी ब्राह्मणों के अधीन है। अब सब कुछ अगर ब्राह्मणों के अधीन है और कहीं से भी ब्राह्मण कुछ भी ले रहा है, पैसा किधर से भी कुधर ले रहा है, बैंक में जाकर ले रहा है, किधर से भी ले रहा है, तो क्या मेरा मैं ले रहा हूं? मैं कहां भ्रष्टाचार कर रहा हूं? मैं तो मेरा ही ले रहा हूं। सारा का सारा दुनिया में मेरा है और मैं ले रहा हूं, तो मैं भ्रष्टाचार कहां कर रहा हूं? साथियों, सारी की सारी सत्ता पर ब्राह्मणों का जो अनियंत्रित नियंत्रण है उसने बहुत भयंकर समस्याओं का निर्माण किया। नंबर 1, पहली भयंकर समस्या भ्रष्टाचार। अब अल्पसंख्य ब्राह्मण भ्रष्टाचार निर्माण क्यों करता है? क्योंकि बहुसंख्य लोगों के वोट खरीदने के लिए अल्पसंख्य लोकतंत्र में शासक नहीं बन सकता, तो वो भ्रष्टाचार करता है। भ्रष्टाचार करने के बाद में काला पैसा कमाता है, कमाने के बाद में गरीबों के वोट खरीदता है और अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य हो जाता है, फिर काबिज हो जाता है। दूसरी बात, अल्पसंख्य ब्राह्मण आतंकवाद करता है। क्यों?
जब वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, असित चटर्जी बंगाली ब्राह्मण है, 21 जगह बम फोड़ा, कन्फेशन किया उसने कोर्ट में, और उसका कन्फेशन हस्ताक्षरित कन्फेशन मेरे पास में है, मेरे पास कॉपी है। उसने जो कोर्ट में दिया वो कॉपी मेरे पास में है। तो आप बोलेंगे तो आपके पास कैसे? आप लेना पड़ता है भाई, दस्तावेज रखने के लिए, एविडेंस रखने के लिए लेना पड़ता है। मेरे पास वो दस्तावेज है। उसने कहा एक भी मुसलमान ने बम नहीं फोड़ा, मैंने फोड़ा। सारे बम जो है बमों ने फोड़े और मुसलमानों को अंदर कर दिया इसके नाम पर, और अभी भी बहुत सारे बंद है। जब ऐसी घटनाएं घटित होती है तो टीवी पे लिख के आता है, टीवी, इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। उनको पूछो आपको किसने बताया? बोलता पुलिस सोर्सेस से हमको जानकारी मिली। पुलिस को पूछो कि वो टीवी वाले ऐसा बता रहे, तो क्या बोलते? नहीं हमने नहीं बताया, वो पता नहीं उन्होंने कैसे दिया, हमने नहीं बताया। यानी पुलिस को कुछ पता नहीं रहता, मगर टीवी वाले इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। अब इंडियन मुजाहिदीन जैसे ही टीवी पर आता है तो SC ST OBC के जो लोग हैं बोलते हैं मुसलमान है। जैसे ही उसको मुसलमान लगता है तो मुसलमान होते ही SC ST OBC के दिमाग पर प्रतिक्रिया होती है और वो हिंदू बन जाता है, प्रतिक्रिया में हिंदू बन जाता है। और जैसे ही प्रतिक्रिया में हिंदू बनता है, अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य हो जाता है और फिर ब्राह्मण राज्य सत्ता पर काबिज करता है। इसका मतलब है आतंकवाद को पैदा करना अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने का हथकंडा है। बहुत बार पुलिस वाले ऐसा कहते हैं, वहां मुसलमानों की नमाज की टोपी मिली, भागते भागते गिर गई होगी। फिर एक जगह कहा कि भागते भागते वो मुसलमान की दाढ़ी भी मिली। अबे ओरिजिनल दाढ़ी होगी तो भागते भागते गिरेगी कैसे? डुप्लीकेट होगी तब तो गिरेगी ना। चलिए ओरिजिनल दाढ़ी अगर कितने भी जोर से भागा तो गिरेगी कैसे? यानी हम जो लोग हैं SC ST OBC के इतने गधे लोग हैं, नहीं मुसलमान की दाढ़ी मिली, अबे गिरेगी कैसे? ओरिजिनल है तो। ये योजना बनाकर, प्लान बनाकर अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने के लिए ये आतंकवाद हथकंडा है। चौथी बात है भूखमरी। ये अनियंत्रित सत्ता ने भूखमरी क्यों पैदा की? लोग अगर मजबूर होंगे तो चुनाव में वोट बेचेंगे ना। अरे अब ऐसे ही बेचेंगे क्या? जब वो मजबूर होंगे, लाचार होंगे, तभी तो अपना वोट बेचेंगे। और जब वोट बेचेंगे तो अल्पसंख्य ब्राह्मण फिर बहुसंख्य बन जाएंगे। सारा का सारा तर्क संगत है। तो एक नहीं, यहां तो केवल भ्रष्टाचार और आतंकवाद लिखा है, भूखमरी भी इसी वजह से पैदा हुई। ये जो नक्सलवाद है ना, नक्सलवाद, आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की जमीन के नीचे बहुमूल्य धातु है। ब्राह्मणों ने इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों से समझौता किया, सौदा किया, और उनकी जमीन को इन लोगों ने उन लोगों को बेचने का प्रयास किया। आदिवासियों ने विरोध किया। विरोध दबाने के लिए जब हथियारों का इस्तेमाल किया तो आदिवासियों ने हथियार उठाए, तो आदिवासियों ने हथियार उठाए तो आदिवासियों को नक्सलवादी घोषित कर दिया। नक्सलवाद की समस्या भी अल्पसंख्य ब्राह्मणों का भारत के राज सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के षड्यंत्र का हिस्सा है। ये सारी बातें अनियंत्रित सत्ता का परिणाम है। इसको समझना जरूरी है। अगर ये सारी समस्याएं हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या है गुलामी। हमारी गुलामी भी अनियंत्रित सत्ता का परिणाम है। और इस गुलामी को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो गुलामी को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है जन आंदोलन करना होगा। जन आंदोलन करने के अलावा साथियों हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ऐसा करना होगा। जन आंदोलन करने के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया। 26 राज्यों में, 550 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 50,000 ब्लॉक में, 6 लाख गांवों में अगर संगठन का जाल बनाओ और एक गांव में 50 लोगों को तैयार करो, 6 लाख इंटू 50 बराबर 3 करोड़, 100 करोड़ 6 करोड़, 150 करोड़ 9 करोड़, 200 करोड़ 12 करोड़, 250 करोड़ 15 करोड़। अगर 15 करोड़ लोग
मिनिमम 3 मैक्सिमम 15 करोड़ लोगों को अगर आप मोबिलाइज करते हो तो इस देश में आंदोलन नहीं रहेगा, यह आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। ऐसा कर लो। अगर आप जन आंदोलन कर लेते हो, अगर गांधी अंग्रेजों को भगा सकता है, अगर गांधी अंग्रेजों को भगा सकता है तो हम भी भगा सकते। गांधी अगर अंग्रेजों को भगा सकता है तो हम लोग भी भगा सकते हैं। अब भगाना नहीं होगा, ब्राह्मणों को भी भारत में ही रखना होगा। आखिर राज करने के लिए प्रजा चाहिए ना, प्रजा नहीं चाहिए। बैकवर्ड पर राज करेगा, मजा नहीं आएगा। बैकवर्ड ब्राह्मण पर राज करेगा, थोड़ा सा बोनस में मजा आएगा, राज भी होगा और मजा भी थोड़ा आएगा। नहीं तो बैकवर्ड पर राज करेगा, मजा नहीं आएगा। तो प्रजा के तौर पर ब्राह्मण को रखना होगा। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में उसको रखा हुआ है, ऐसा ही हम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, खबरदारी में रखना पड़ेगा। तो ऐसा कर सकते हैं। इससे जन आंदोलन से हमको आजादी मिलेगी, और जन आंदोलन से अगर आजादी मिलेगी तो हमें अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार भी होगा। ये सब हमको करना होगा। आप करने के लिए प्रयास करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। ब्राह्मण लोक माझ्यासारख्या राजाला सुसू देत नाहीत। तुमचं स्वराज्य आलं तर आमच्या प्रजेचं काय होईल? नको 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 नको, तुमच्या स्वराज्याच्या आंदोलनामध्ये मी सहभागी होणार नाही। शाहू महाराज ने भी उनके आजादी के आंदोलन में शामिल होने से इनकार किया। बाबा साहब आम्बेडकर को भी लाला लाजपत राय के द्वारा आजादी के आंदोलन में शामिल करवाने का प्रयास हुआ। गांधी और तिलक के द्वारा चलाया गया आजादी का जो आंदोलन था, उसमें बाबा साहब आम्बेडकर ने भी शामिल होने से इनकार किया था। हमारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर ये वास्तव में हमारे भी आजादी का आंदोलन होता तो हमारे महापुरुष भी वो आजादी के आंदोलन में शामिल होते। मगर आजादी का आंदोलन ही नहीं था। अगर हम लोग इसको जानने के लिए कुछ तथ्य जानने की कोशिश करें तो पहला तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला तथ्य है